ये उनका खुद का बन जाना चाहिए। उनको लगना चाहिए जैसे मेरे बच्चे का मुझे संभालना है, वैसे आरटीआई को संभालना है। उसका प्रचार प्रसार करना ये पार्ट ऑफ द जॉब है, लोगों को समझाना कि ये बहुत महत्व का क्यों है। और चूंकि वो सूचना आयुक्त होते हैं, वो पोजीशन की वजह से लोग उनकी सुनते भी हैं। अगर और साधारण इंसान कहता है तो लोग कम सुनते हैं। जैसे बहुत क्लियर तौर पे कहूं तो आज की तारीख में राहुल सिंह जी जो कहते हैं वो लोगों को ज्यादा समझ में आती है बात, उनको लगता है कि नहीं ये बात सही है। उनकी कंपैरिजन में आत्मदीप साहब या मैं कहूंगा तो उसकी वैल्यू थोड़ी कम होती है कि भाई ये तो पहले के थे सूचना आयुक्त, अभी के जो सूचना आयुक्त है तो वो भी एक तरीका है सूचना के अधिकार का मैसेज सब जगह फैलाने का, पहुंचाने का, सबको समझाने का। और गवर्नमेंट ऑफिसर्स खास तौर पे जो सर गांधी सर मैं सर आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। आप हो गए, आशीष सर हो गए, और भी ऐसे कुछ आयुक्त संभव हैं जो आयोगों के खाली पदों को कभी खाली ना होने दें। सॉरी मैं सुन नहीं पाया आपने क्या कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप हो गए, आशीष सर हो गए, और भी सर कुछ आयुक्त ऐसे हैं जो वर्तमान सूचना आयुक्तों को कभी खाली ना रहने दें टिल जब तक कोई भी नहीं आ रहा है। सर स्थितियां आप देख रहे हो कि जब लॉ मेकर्स ने हमें जो चीजें दी हैं उन्होंने बहुत सी चीजें व्यवस्थित करके दी, बट इन 18 वर्षों में आप सही बात है, आप बात कर रहे हैं, ये बच्चा सीखने को नहीं तैयार है और ये बच्चा तैयार हो रहा है लोग दूसरे हाथों की कठपुतली बनने को। व्हाट वी शुड डू इन दिस? मेरे हिसाब से तो मैंने ये पहले भी कहा है और वापस दोहरा रहा हूं, सूचना आयुक्तों पे भी अकाउंटेबिलिटी का मॉनिटरिंग होना चाहिए। सिविल सोसाइटी का किस तरह के निर्णय दे रहे हैं, कितने निर्णय दे रहे हैं, कितनी पेंडेंसी है, किस तरह से लोगों से बात करते हैं, ये सब एसेस करना मेरे हिसाब से सिविल सोसाइटी का उत्तरदायित्व तो है, जिम्मेदारी है, जो सिविल सोसाइटी नहीं कर रही है। हकीकत में मैंने अभी तक ऐसा एक भी रिपोर्ट नहीं देखा है। मैं लोगों को कहता हूं कि हर 2 महीने पे आपके आयुक्तों की रिपोर्ट निकालिए कि कितने निर्णय दिए, किस प्रकार के निर्णय दिए, कितने निर्णयों में कानून का बिल्कुल अवहेलना किया गया, कितने निर्णयों में बिल्कुल गलती सही बात लगाई है, गई, बिल्कुल सही बात है। ऐसा ही होना चाहिए, होने की आवश्यकता है। एटलीस्ट एक मंथली तो एक मंथली तो होना ही। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि वो आई थिंक हमें करना चाहिए। जब तक नहीं करेंगे तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। और ये दबाव कमीशन पे लाना चाहिए कि आप क्या करते हैं उस पर हम नजर डाले हुए हैं। नजर के बिना, अकाउंटेबिलिटी के बिना, मॉनिटरिंग के बिना मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि सूचना आयोग में बहुत सुधार हो। सर आपको ऐसा क्यों हमें ऐसा क्यों लगता है कि जो आयुक्त बन जाते हैं वो अनसोशलाइज हो जाते हैं? ऐसा क्या हो जाता है कि वो भागते हैं समाज से जुड़ने में और लोगों से बातें करने में? 2 बातें हैं मेरे ख्याल से। एक तो समाज से जुड़ने में सवाल जवाब करने पड़ते हैं। सपोज आपने कुछ सवाल पूछा, जैसे राहुल सिंह जी इस कार्यक्रम में आते हैं तो कोई कुछ प्रश्न पूछता है तो उसका जवाब देते हैं, वो जवाब दे ही उन्हें एक्सेप्टेबल नहीं है जो सूचना आयुक्त रहते हैं। और दूसरा ये है कि पोजीशन मिलने पे कई लोगों को ये हो जाता है कि मैं तो अब भगवान बन गया, मैं तो कोर्ट के जज के बराबर बन गया। कोर्ट के जज को भी वैसा नहीं होना चाहिए, मगर ये मैंने कॉमन देखा है कि हम तो हमें किसी को कहने की जरूरत नहीं है, हमें जुड़ने की जरूरत नहीं है। हम जो कहते हैं वो हमारे कोर्ट में कहते हैं। कोई भी सूचना आयुक्त होते समय वो भगवान होने की कसम खाता है। नहीं होना नहीं चाहिए, मगर ये हो जाता है अनफॉर्चुनेटली। कईयों को हो जाता है, सबको नहीं, ये नहीं कहूंगा कि सबको हो जाता है, कईयों को ये हो जाता है। बल्कि मैं तो शिवानंद जी को भी कहने वाला हूं, मैंने अभी नोटिस किया जो मेरा पोस्टर बनता है उसमें मेरा फोटो होता है, उसमें वो माननीय लिखते हैं, जिससे मुझे बहुत बड़ी आपत्ति है। या तो सब माननीय है या कोई माननीय नहीं है। सूचना आयुक्त होने से या कोई माननीय बनने तो साधारण नहीं सर, रास्ते का सर मेरा सर भारत का हर नागरिक माननीय है या कोई माननीय नहीं है। नहीं, मैं निवेदन करूंगा कि पोस्टर में आप सब लोग विशिष्ट वक्ता होते हैं और जो भी उसमें आते हैं वक्ता में उसमें अपन
माननीय लिखते हैं तो आप उसमें विशिष्ट इतना वक्ता लिख सूचना लीजिए, आयुक्त के नोटिफिकेशन माननीय। लिखना गलत है, ये भारत के नागरिकों का इंसल्ट है मेरे हिसाब से। नहीं, ये सर हमारी चलिए ठीक है, अगली संस्कृति बार है। से इसमें बिल्कुल इसमें मैं सुधार करूंगा, और आपका सजेशंस बिल्कुल जैसा आप लोग चाहेंगे वैसा। बाकी हमारा लोगों का ये इसमें कोई वो नहीं था, और हमें सम्मान तो करना ही नहीं पड़ेगा, माननीय क्योंकि सही सम्मान है, माननीय लिखना एकदम उचित है। नहीं तो फिर सबको माननीय और वो होना एक चाहिए। नहीं तो सब माननीय है सर, यहाँ पे सभी लोग माननीय है जो भी आते हैं, और मैं तो सभी को संबोधित भारत करता का हूँ हर माननीय नागरिक कहकर के। माननीय आप है, हर इंसान माननीय है। नहीं सर, ठीक है, मानिए, ठीक है जी सर, ये तो आपकी महानता है कि आप उस चीज को जिस आपका जो कहने का तात्पर्य है उसको हम भली भांति समझते हैं और उसकी बहुत ज्यादा कद्र करते हैं सर। लेकिन हमें वो आप ऑप्शन दीजिए कि हम कम से कम अपने जो भी मार्गदर्शक है उनको एक और तो कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम इन्हीं शब्दों से संबोधित करें। बाकी आपकी जो भावना है उसको हम बहुत भली भांति समझते हैं, और शायद यदि आपकी जो भावना शिवानंद है, जी, यदि हमारे देश के मार्गदर्शक तो अभी 90 के ऊपर की उम्र के हैं। नहीं, मेरा मतलब सर मार्गदर्शक ठीक है, लेकिन हाँ, आप हमारे जो कोलीग्स हैं, हमारे जो आप साथी हैं, एक हमारे फ्रेंड हैं, उसको भी अपन मानते हैं और साथ में मार्गदर्शक भी मानते हैं। और यदि ये व्यवस्था पूरे देश में लागू हो जाए तो शायद बहुत अच्छा रहेगा। फिर आम जो विशिष्ट जो अपने आप को व्यक्ति मानते हैं वो आम जनता के बीच में आएंगे और उनकी समस्याओं से रूबरू होंगे, और शायद ये जो एक हायरार्की है वो उस पर काफी जो गैप बनता है वो गैप काफी हद तक फिलअप होगा। तो आपकी जो विचार है बहुत ही सम्माननीय है और बहुत ही ज्यादा ये एडोरेबल है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अच्छा, तो अपन अब आगे इस विषय में आत्मदीप सर से भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि गांधी सर से मेरे को 2 क्वेश्चन पूछने जो थे, अगर आपको परमिशन हो तो। तो 2 सवाल है, शिवानंद जी ले लेते हैं। हाँ जी सर। सर गांधी हाँ, सर नमस्ते। ले लें, बिल्कुल ले लें। मैं आपने जैसे जो भी अभी बताया कि सीआईसी के ऊपर भी कुछ होना चाहिए, कि उनसे सवाल जवाब करना चाहिए, तो इसमें एक मूवमेंट आप लीड कर सकते हैं जिसमें हम लोग आपके साथ मिलकर आरटीआई लगाए तो सीआईसी पे। यदि आप करने को तैयार है तो मैं डिटेल नोट आपको भेजने को तैयार हूँ। मुझे ईमेल भेज दीजिएगा, मैं डिटेल नोट आपको भेज दूंगा कैसे ये हो सकता है। ये आप ही वहां पे अगर लोग करेंगे तभी होगा, और लोकल जहां पे करना है वो करना पड़ेगा। जी मैं सर रेडी हूँ। मैं आप ईमेल आईडी मैं आपको ईमेल आईडी डाल देता हूँ चैट में, आप देख लीजिए, मुझे ईमेल भेजिए, मैं आपको। जी सर। हाँ सर, एक चीज मैं और पूछना चाह रहा था आपसे। जैसे हम लोग कोई भी सेकंड अपील फाइल करते हैं या कंप्लेंट डालते हैं सीआईसी में, तो वो 2-2 साल बाद उनका मतलब उसमें जवाब आता है या नंबर आता है। अगर इसमें हम लोग उनको पर्सनली उनके वहां पे भी अगर स्पीड पोस्ट करें तो ये करना सही रहेगा? मेरे हिसाब से आपको ये निर्णय 3 से 4 महीने के अंदर मिलना चाहिए। ये बेसिक चीज अगर भूल गए, हम लोगों ने कोशिश कर रहे हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। अगर देश भर में ऐसी याचिका हो जाएंगी तो मेरे ख्याल से शायद हमें कुछ फायदा होगा। नहीं सर, मैं वो नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ जैसे थोड़ा पर्सनल होगा। जैसे सीआईसी में कोई कमिश्नर है, उनके रेसिडेंशियल एड्रेस पे अगर स्पीड पोस्ट से हम लोग अपील और वो सब भेजे तो वो ठीक रहेगा? वो गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा दोस्त। मैं वही पूछना चाह रहा था। वो मेरे हिसाब से गलत हो जाएगा दोस्त। थैंक यू सो मच सर। सर क्या ये संभव नहीं है कि जिस तरीके से आयोग अगर चाहे तो 3 महीने में, जैसे ही अब उसको सेकंड अपील मिल रही है, 19/3 में कोई भी अपील प्राप्त हो रही है, तो एडमिशन पे ही 3 महीने में डिसीजन कर दिया जाए? ये मैं करता था 95% या 98% केसेस में। जब मैं कमिश्नर था, 2 से 3 महीने के अंदर 95% डिसीजन हो जाते थे, और ये मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। डॉक्टर जब मैं जाता हूं तो ये नहीं कहता कि आपको मैं 3 महीने बाद देखूंगा, डॉक्टर तुरंत मेरा इलाज करता है। वैसे ही कमीशन को, जजेस को, सबको तो मानता हूं कि भारत में अब हम लोग बहुत ही सुस्त लोग हैं। 3 महीने पे, 6 महीने पे, 1 साल में, 2 साल में निर्णय। जैसे मैंने पहले भी शिवानंद जी से कहा था, ये तो सूचना का अधिकार न बन के इतिहास का अधिकार बन जाएगा, जो बिना मतलब है। बिल्कुल सर। मेरा एक क्वेश्चन है सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो, कहें सर।
हाँ बोले बोले। हाँ, गांधी साहब से मेरा क्वेश्चन है कि जब आरटीआई हम सीवीसी, सीबीआई एंड सम कॉर्पोरेट में जहाँ करप्शन हुआ है वहाँ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के लिए करते हैं, तो एक जजमेंट कोर्ट करते हैं गिरीश देशपांडे वर्सेस सीआईसी, सुप्रीम कोर्ट का, राइट। और वो डिसीजन के ऊपर सीआईसी ने एक डिसीजन दिया था और वो डीओपीटी ने एक सर्कुलर निकाला था, लेकिन उसके बाद में सीआईसी का एक डिसीजन अच्छा आया जिसमें कहा गया कि गिरीश पांडे देशमुख का प्रेसिडेंट नहीं लिया जा सकता है, फिर भी ये लोग पर्सनल इंफॉर्मेशन करके इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट नहीं देते हैं जहां कवर अप हुआ है। नहीं देखिए, मैं मानता हूं कि गिरीश देशपांडे जजमेंट ने कानून को अमेंडमेंट किया है बहुत बुरी तरह, और ये जरूरी है कि हम इसकी चर्चा करें पूरे देश भर में। वो नहीं हो रहा है। तो जहां तक बात है कमीशन का और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग ऊपर रहेगा, कमिश्नर ही उसके खिलाफ शायद ऑर्डर निकाल सकता है ये कह के कि कानून के हिसाब से नहीं है। मगर ये जब तक नहीं होता है, पीआईओ का मैं दोष नहीं दूंगा, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो कर रहा है जो कि सही है। कमिश्नर के लेवल पे मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये गिरीश देशपांडे को गलत जाहिर किया जाए, मगर वो उसके लिए बहुत बड़ी मूवमेंट चाहिए। हम सब अगर मिलके करें तो शायद हो पाएगा। ये बहुत जरूरी है, और उसमें डीओपीटी ने एडिशनली एक सर्कुलर निकाला। मैं बिल्कुल आई एम अवेयर जो आप बता रहे हैं पूरी कहानी से। मेरे हिसाब से मेरे नींद में भी गिरीश देशपांडे एक राक्षस बन के आ जाता है, और ये बहुत ही खतरनाक जजमेंट है जिसको धीरे धीरे हमें अपोज करना चाहिए। और उसके लिए कैसे आप इसकी अपील कर सकते हैं, अगर मेरे ईमेल पे भेजें तो मैं आपको अपील का कंप्लीट ब्यौरा भेज सकता। कानून तय करना ये इस मामले में बहुत ही बुरी तरह से पेश आ रहा है। कोशिश इतनी है कि हम आर्गुमेंट करें कि लीगली क्यों ये गलत है, तो शायद 2-3 साल में कुछ हो। ओके ओके, थैंक यू सर। हेलो हेलो हेलो। हाँ यस सर, बोलिए। चाहिए सर। आसमान कौशिक दिल्ली से। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए पटेल कौशिक साहब। हाँ, बेसिकली गांधी जी से मेरा एक क्वेश्चन है। कल ही मेरे साथ में एक दिल्ली, बेसिकली मैंने दिल्ली एमसीडी में एक आरटीआई डाली थी। हेलो। हाँ कहिए सवाल कहिए, पूरा कहिए। गांधी साहब, पहले मेरा प्रणाम है आपके लिए, क्योंकि आपने डिसीजन जो दिए थे अपने जमाने में बहुत अच्छे डिसीजन दिए थे, परंतु बेसिकली जो डिसीजन दिए थे वो यहाँ पर दिल्ली सरकार और एमसीडी एप्लीकेबल नहीं कर रही है उन डिसीजनों को। बेसिकली आपने एक डिसीजन दिया था, बहुत अच्छा डिसीजन लगा मेरे को, कि हर फाइनेंशियल ईयर में 15 मार्च तक हर जगह पर आपको डिस्प्ले करना है कि इस वर्ष में कौन कौन से काम हुए थे, परंतु दिल्ली सरकार उसको काम को नहीं कर रही और ना एमसीडी कर रही थी। परंतु मैंने रिसेंटली अभी एक आरटीआई डाली थी रिगार्डिंग पौधों के लिए। पिछले 3-4 वर्ष से जो हॉर्टिकल्चर, जो डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर थे, जो जन सूचना अधिकारी थे, उनसे कह रहा था मैं, टेलीफोन के लिए पूछ रहा था, भाई पौधे लगाइए, यहाँ पर पौधे लगाइए। दिल्ली हाईकोर्ट भी ऑर्डर दे रहा है आपको, परंतु उनके कान पे जू नहीं रहेगा। तो फिर मैंने आरटीआई डाली। आरटीआई डालने के बाद भी उन्होंने 2 महीने तक कोई जवाब नहीं दिया मेरे को। उसके बाद में प्रथम अपील की जब मैंने एमसीडी सेंट्रल जोन में, तो जब मैं प्रेजेंट हुआ परसों, तो मेरे से जो प्रथम अपील अधिकारी कह रहे हैं कि आपने इतनी लंबी चौड़ी आरटीआई क्यों डाली है यहाँ पर, जबकि मैंने बाकायदा क्वेश्चन थे। मैं आपके अगर ईमेल आपने दे दिया, ईमेल पे उन सारे क्वेश्चनों को भेजूंगा। तो मैंने कहा साहब ये क्वेश्चन का आपको मेरे से पूछने का अधिकार नहीं है, तो मैंने क्या कोई गलती की साहब उस चीज के लिए? और उन्होंने बाहर निकाला मेरे को गांधी साहब। नहीं वो तो गलत है, मगर आपने भी कितना लंबा भेजा होगा ये मैं जानता नहीं हूँ। अगर 10-15 पेज का भेजा होगा तो मेरे हिसाब से आपका भी ठीक नहीं है। नहीं 10-15 पेज का नहीं था, उसमें 2 पेज का था केवल मेरा, 2 पेज का। तो उसमें सारी डिटेल मांगी थी मैंने। दूसरा क्या है कि आपकी नहीं, मैं मानता हूं कि फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी गलत है। हाँ। अगर 2 पेज की आपकी आरटीआई है और उसने मना कर दिया है तो गलत है।
और वहां सारे लोग एक होके मेरे को, जो नोडल ऑफिसर था उसने धक्का देके बाहर निकाला मेरे को। उसने कहा जो आईएएस थे एमसीडी में, उनका इसको बाहर निकालो, धक्का देके बाहर निकालो, जो अपील करना आप कर लीजिए, फर्स्ट अपील, द्वितीय अपील, जो करना कर लीजिए। ये मेरे हिसाब से गैर कानूनी है, गैर संविधानिक है और इलीगल एक्ट है। तो साहब इस पर मेरे को क्या करना चाहिए? खान साहब मेरे को आपकी हेल्प चाहिए। अभी अगर आप इसको प्रूव कर सके तो कमीशन में कंप्लेंट दे सकते हैं, और प्रूव कर सकना मुश्किल होगा। गांधी साहब मुझको लगता है कि इसका तो मैटर है, ये पर्सनल है, लेकिन अदरवाइज इनको उसमें किसी आलोक कुमार सिंह जी की आवाज आ रही है। सर मैं ये कह रहा हूँ, इनको कमीशन की पावर एक्ट में नहीं पता है, और कमीशन की पावर के ऊपर भी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हमारे पास क्या क्या है ये नहीं पता है इनको। इस एक्ट से जो हमें मिला है, एक्चुअली दे आर नॉट अवेयर द पावर ऑफ दिस एक्ट। तो मेरे को साहब कमीशन को आप कंप्लेंट लगाइए, मगर मेरे हिसाब से आपको तकलीफ ही आएगी, ये पुरवार करना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। साहब मेरे साथ जो एक सेकंड पर्सन और थे, जो आरडब्ल्यू अध्यक्ष है यहाँ पर, वो भी मेरे साथ थे, वहां पर प्रेजेंट थे। तो उनका ले लीजिए स्टेटमेंट, हाँ। और इसको आप कंप्लेंट भेजिए कमीशन को। ठीक है, कमीशन को, मतलब आपका सूचना आयुक्त को ना साहब? हाँ, केंद्रीय सूचना आयोग को। साहब बिल्कुल मैं भेजूंगा साहब इसके लिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब इसके लिए। नमस्कार साहब। नमस्कार। ठीक कौशिक जी, इसमें अभी एक अपन, हाँ अभी थोड़ा सा एक प्रश्न हो जाए, फिर राजकुमार सर डिस्कशन को तो मैं एक मिनट, एक चीज अपनी साइड से बोलना चाहूंगा सर। अगर आपके कोई भी बॉडी पे इंजरी या वैसा कुछ हुआ है, तो उसका भी आप मेडिकल करवा के उसकी पुलिस में कंप्लेन दे सकते हैं। और ये लोग क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, तो इनके अगेंस्ट वहां से भी आए। बॉडी में कोई इंजरी ऐसा कुछ है तो नहीं, बॉडी में मेरा कोई इंजरी नहीं था, उन्होंने हाथ से धक्का दिया था, शायद कैमरे वहां पर होंगे, मेरा अनुमान है जहां तक है, जब डीसी ऑफिस है तो उसपे जी तो उसपे तो आरटीआई लगा के हम लोग, आप लोगों से मैंने सीखा कि सीडी मांग सकते हैं हम लोग आरटीआई के थ्रू। हाँ वही नहीं, सीडी तो मांग सकते हैं, उस चीज के लिए मैं मांगू, और चीज के लिए गांधी साहब से, क्योंकि गांधी साहब तो हमारे यहाँ के केंद्रीय सूचना आयुक्त रहे थे, इनके तो बहुत मैं बेसिकली मैं कायल हूँ उनके सारे निर्णयों का। थैंक यू सर। हेलो, एक सेकंड, पहले थोड़ा सा हमारा डिस्कशन अभी अधूरा रह गया है, आप लोगों के प्रश्न अभी हम लेंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप सबके प्रश्न लिए जाएंगे। हम आत्मदीप सर से उस समय पूछ रहे थे कि थोड़ा सा आप ये बताएं कि आप जब सूचना आयुक्त थे, तो उस समय जब आपने बताया कि आपने लगभग 70 मीटिंग अटेंड की, आप मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जा करके लगभग 70 मीटिंग आपने अटेंड की और लोगों को इसके बारे में जानकारी दिया, अवेयरनेस आपने लोगों को अवेयर किया, पीआईओ को अवेयर किया। तो इस स्थिति में आपके जो मुख्य सूचना आयुक्त थे, या आपका जो पूरा मध्य प्रदेश का एक पैनल था सूचना आयुक्तों का, या कि सरकार, क्या कभी आपको ऐसा कोई नोटिस दी क्या कि आप ये काम गलत कर रहे हो, आप पद पे रहते हुए, और आपको ये नहीं करना चाहिए, और आपको इसको कारण बताना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा? क्या ऐसी कोई स्थिति आपके साथ निर्मित हुई? कब कब हुई, कितनी हुई? थोड़ा सा इसके बारे में अवगत कराएं। शिवरान जी, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। हमने जो कुछ भी जिलों में जाके बैठ के लेने का, प्रबोधन देने का, सुनवाई के दौरान काउंसलिंग करने का, और ये पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस में जाके और लोगों को सूचना के अधिकार के बारे में बताने के जो भी काम किए, इसमें हमने मुख्य सूचना आयुक्त महोदय से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं समझी, और कभी उन्होंने रुकावट भी पैदा नहीं की। राहुल जी ने ऐसा प्रयास किया था शुरुआत में, तो रीवा के ही एक प्रशासनिक अधिकारी ने जरूर कुछ आपत्ति उठाई थी जो कि गलत थी। तो इसमें कोई अनुमति की भी आवश्यकता नहीं, आप स्वयं प्रेरणा से ऐसा कर सकते हैं। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा, अभी एक साथी ने डीओपीटी का एक परिपत्र बताया जिसमें कहा गया है कि भ्रष्टाचार से संबंधित जानकारी नहीं दी जाए। इस सिलसिले में वैधानिक स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। आरटीआई एक्ट की धारा 24 में भारत सरकार और राज्य सरकारों को ये अधिकार प्राप्त है कि वो कुछ खुफिया संगठनों को और सुरक्षा संगठनों को आरटीआई एक्ट के प्रावधानों से छूट दे सकती है। लेकिन साथ ही उसी धारा 24(1) में ये भी परंतु है, ये प्रावधान भी है कि इस छूट के बावजूद भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के अतिक्रमण से संबंधित सूचना देने से किसी भी स्थिति में इनकार नहीं किया जा सकेगा। इस प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में डीओपीटी का आदेश, वो परिपत्र पूरी तरह अवैध है।
और एक सुझाव और आप सबको देना चाहेंगे, खास करके आप सब साथी जो इस कार्यक्रम में अगुवा हैं, मार्गदर्शक हैं, कि हम एक काम कर सकते हैं, माननीय शैलेश गांधी जी से भी मार्गदर्शन लेके, कि एक ज्ञापन बना के अपने अपने राज्यों में हम मुख्य सूचना आयुक्त को दे सकते हैं, जो आज के वेबिनार के उद्देश्य को पूरा करने में काफी हद तक सहायक सिद्ध हो सकता है। उस ज्ञापन में हम ये मुद्दे उठा सकते हैं कि एक तो जो अभी यहाँ चर्चा में विषय आया, और माननीय शैलेश भी बार बार जल्दी निराकरण की बात करते हैं सूचना आयुक्त के लेवल पे शिकायतों और अपीलों की, तो हम ये मांग करें जनता की ओर से या अपने संगठनों की ओर से मुख्य सूचना आयुक्त कि आप मुख्य सूचना आयुक्त तो सभी सूचना आयुक्तों की प्रतिमाह शिकायतों और अपीलों के निराकरण की न्यूनतम संख्या निर्धारित करें। लक्ष्य दें, मतलब उनको कि आपको एक महीने में इतनी अपीलें और इतनी शिकायतों तो निपटानी ही। हमारे समय में हमने देखा कि एक सूचना आयुक्त महोदय जो ब्यूरोक्रेसी से आए थे, वो मस्ती ही करते रहते थे, उनका स्टाफ कोई सुनवाई कर लेता था, आदेश भी कोई और लिखाते थे और उनको कोई खास मतलब नहीं होता था और उनकी कोई लायबिलिटी नहीं थी, किसी के प्रति कोई जवाबदेही कोई उनसे पूछने वाला नहीं था। या यहाँ की भोपाल के आरटीआई कार्यकर्ता भी कि आप एक महीने में आपने क्या किया, काम क्या सुनवाई की, कोई पूछने वाला नहीं। तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए और माननीय शैलेश जी चाहते हैं कि 45 दिन में अपील का निराकरण हो जाए। तो उस दृष्टि से हम ये मांग करें कि आप लक्ष्य दें कि हर महीने कम से कम आप इतनी अपीलें और शिकायतें तो निपटाएंगे, तो निश्चित रूप से मुख्य सूचना आयुक्त ऐसा निर्देश जारी करेंगे तो बाकी सूचना आयुक्त भी उसको फॉलो करेंगे। दूसरा, उस ज्ञापन में हम ये मांग कर सकते हैं कि सभी मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त सुनवाई के दौरान भी सभी पक्षकारों की काउंसलिंग करें कि उन्होंने क्या गलती की और भविष्य में उनको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इससे लोगों को बहुत राहत मिलेगी। हमने देखा अपने कोर्ट रूम में जब हम काउंसलिंग करते थे तो जिसकी अपील पहले नंबर पे जिसकी सुनवाई है वो सुनवाई हो गई, उसके बाद मान लो 30वें नंबर की अपील पे हम आगे सुनवाई करते हो तो भी देखते थे कि पहले नंबर से लेके 29 नंबर तक जो जिनका केस निपट गया है, सुनवाई हो गई, वो भी कोर्ट रूम में बैठे रहते थे। तो हम उनसे पूछते थे बाद में कि आपकी तो सुनवाई हो गई, आप गए नहीं, बैठे क्यों थे? तो बोलते थे कि ये जो आप काउंसलिंग करते हैं हर केस, ये हम सबके लिए इतनी उपयोगी होती है, इतना इसको सुनने को मन करता है कि इसलिए हम लास्ट तक बैठे रहते हैं कि हमें दूसरों के मामले में सुनना है कि आप क्या मशवरा देते हैं। ये इसको लोग सभी पक्षकार पसंद करते हैं, सरकारी अधिकारी कर्मचारी भी, वो भी दंड से बचना चाहते हैं, गलतियों से बचना चाहते हैं, और अपीलार्थी भी। एक और मांग ये काउंसलिंग में सुनवाई के अलावा, और ये न्यूनतम लक्ष्य तय करें महीने में निराकरण का, ये भी हम अनुरोध कर सकते हैं कि आप सभी सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त अपने अपने प्रभार वाले संभागों के जिलों में लोक सूचना अधिकारी और अपीली अधिकारियों की खास करके समीक्षा बैठ के ले, ये आयोग को अधिकार है, ले सकता है, और उनको प्रबोधन दें कि अब सूचना आयोग में चूंकि व्यवहारिक स्थिति होती है कि किस जिले से किस तरह की अपीलें आ रही, कहाँ प्रथम अपीली अधिकारी ठीक से अपना काम नहीं कर रहे हैं, कहाँ लोक सूचना अधिकारी दायित्व निर्वहन में विफल हो रहे हैं या अज्ञानता का परिचय। तो जो आम आदमी है उसकी सबसे ज्यादा तकलीफ लोक सूचना अधिकारी और अपीली अधिकारी से शुरू होती है, और सूचना आयोग की समस्या भी इन दोनों निचले पायों के ठीक से काम न करने के कारण शुरू होती है। लोक सूचना अधिकारी ठीक से काम नहीं करता, समय पे निराकरण नहीं करता आरटीआई का, तो अपीली अधिकारी का भार पड़ता है। प्रथम अपीली अधिकारी ठीक से काम नहीं करता, समय पे निराकरण नहीं करता अपील का, तो सूचना आयोग का कार्यभार बढ़ता है। और इस सबका खामियाजा भुगतना पड़ता है आम आदमी को, जो अपीलार्थी है, शिकायत करता है, उसको बहुत टाइम लग जाता है न्याय मिलने में, चाहिए गई सूचना मिलने में या दोषी को दंडित कराने में। तो ये जिलों में बैठ के लेके अगर ये प्रबोधन शुरू किया जाए तो इसके हमने व्यवहारिक रूप से देखा है कि बहुत ही अच्छे परिणाम आते हैं। सरकारी अधिकारी कर्मचारी भी कुछ लोगों को छोड़ते हैं, बाकी ज्यादातर हिस्सा जानबूझ के बीच में बोलने के लिए आपके, तो उनकी गलतियां अगर उनको चिन्हित कर दे तो सूचना आयोग में सामने आती, तो उसमें सुधार की काफी हद तक संभावनाएं रहती है। एक और अपील हम ये कर सकते हैं मुख्य सूचना आयुक्त से कि आप और सभी सूचना आयुक्त भी इस तरह के वेबिनार में पार्टिसिपेशन करें, आम जनता से संवाद करें, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग परामर्श देना शुरू करें, और जैसा माननीय राहुल सिंह जी ने किया फेसबुक लाइव के माध्यम से या और किसी माध्यम से आप अपनी सुनवाई का सजीव प्रसारण शुरू करें, इससे भी लोगों को बहुत सीखने को मिलता है। सर दूसरा, आप जिलों में जाके गैर राजनीतिक संगठनों के कार्यक्रमों में जाएं, जिलों में जहां बुलाया जाए, और वहां नागरिकों को इसके बारे में बताएं, सूचना के अधिकार के बारे में। एक और अच्छा सुझाव जो कहीं मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन एक सूचना आयोग ने किया है कि उन्होंने राज्य स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित की लोक सूचना अधिकारियों की, कि उनको कानून का कितना ज्ञान है, और फिर उनकी रैंकिंग की कि ये इसमें प्रथम आए, ये लोग
सूचना अधिकारी, ये सेकंड आए, ये थर्ड आए। ये इसी तरह प्रथम अपीलीय अधिकारियों के बारे में उनको रैंकिंग दी। और जहाँ जो सबसे पिछड़े रहे लोग सूचना अधिकारी और अपीलीय अधिकारी, उनके भी नाम उजागर किए। तो इससे जो अच्छे लोग सूचना अधिकारी, अपीलीय अधिकारी थे, उनको प्रोत्साहन मिला। जो खराब परफॉर्मेंस वाले लोक सूचना अधिकारी, अपीलीय अधिकारी थे, उनको शर्मसार होना पड़ा सार्वजनिक रूप से। तो ये प्रोत्साहन के लिए ऐसी प्रतियोगिताएं भी की जा सकती है। और इसका एक व्यवहारिक नतीजा आप स्वच्छता अभियान में देख लीजिए। देश भर में मोदी जी ने स्वच्छता अभियान शुरू किया और अलग अलग शहरों की, नगरीय निकायों की रैंकिंग शुरू की। तो उसको रैंकिंग की होड़ में कि हमको अच्छा रैंक मिले, उसके कारण उन्होंने कुछ प्रोत्साहन राशि भी रख दी। तो बहुत सारी जगह स्वच्छता की स्थिति में बहुत सुधार है। अगर ये रैंकिंग नहीं होती, केवल कार्यक्रम लागू करके छोड़ दिया जाता, तो व्यवहारिक स्थिति ऐसी नहीं होती जो आज हम साफ सुथरापन बहुत ज्यादा देखते हैं। सर इसी तरह सर एक मिनट में मैं बात पूरी कर रहा हूँ। इसी तरह हम ये जो हम ज्ञापन दे सकते हैं आज के विषय को लेकर, उसके कुछ बिंदु उल्लेखित कर रहे हैं हम। एक अनुरोध ही किया जा सकता है सभी मुख्य सूचना अब पूछिए, आप क्या जानना चाहिए? सर आपने जो सभी जानकारियां दी वो बहुत महत्वपूर्ण और बहुत जरूरी है। पर इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अभी राहुल जी जुड़े नहीं है और आप लोगों के जुड़ने से पहले मैंने ये बात रखी हुई थी, और शायद राहुल जी के जुड़ने के बाद इस बात को बोलने का औचित्य नहीं रहेगा। तो मैं इसमें ये बात बोलना चाहूंगा कि सर हम लोग जो संगठन ये जो तैयार करके रखें, जो प्रचार प्रसार हम कर रहे हैं, इसको हम सिर्फ रीवा तक, मध्य प्रदेश तक नहीं है, ये पूरे देश के लिए, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और इसका लाभ पहुंचना इस संगठन का बहुत जरूरी है। जिस तरीके से आप जुड़े हैं, अन्य राज्यों से और भी लोग साथी जुड़ते हैं हमारे साथ, और भी आगे जुड़ते रहें। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो हम यहाँ पर बातें करते हैं, काम करते हैं, उसको असल में वास्तविकता में लेकर भी आना है कि हम संबंधित विषय पर हम अपने आयोग से, सरकार से उन विषयों पर चर्चा करें, पत्राचार करें, जैसा कि आप लोग मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो इसके लिए इसको एक संगठित रूप से ग्रुप बनाकर काम करने की आवश्यकता है, और इस पर आप लोगों का विशेष सहयोग जरूरी है। क्योंकि जब तक मतलब आप लोग इसमें ग्रुपिंग्स नहीं करेंगे, वर्क्स को डिसाइड्स नहीं करेंगे, एक संगठित रूप इसको नहीं देंगे, तो ये कहीं ना कहीं हमारे संगठन से लोगों को हेल्प कम मिलेगी, और लोग सिर्फ अपनी जरूरत और समझ के लिए ही इसमें जुड़ेंगे। इससे देश का वास्तविकता में कोई लाभ नहीं पहुंचेगा। तो इसको संगठित और ग्रुपिंग करना बहुत जरूरी है सर। देवेंद्र जी, आप सर इस विषय में बोलना चाहता हूँ। एक मिनट रुकिए पंकज। देवेंद्र जी की बात तो पूरी होने थी। हमें लगता है कि गांधी सर, हमें लगता है कि थोड़ा सा जल्दी लीव करेंगे। 12-15 तक बोल रहे हैं कि वो लीव करेंगे मीटिंग को। सर मेरे गांधी जी से एक क्वेश्चन है। हेलो, क्वेश्चन तो आपका होगा, पहले इस बात, जैसे हम देवेंद्र जी यहाँ पे एक बात जोड़ना चाहते हैं। आपने कहा कि हमारे मध्य प्रदेश तक, हम ऐसा नहीं मानते कि हमारे मध्य प्रदेश तक सीमित है। शिवानंद जी, देवेंद्र जी की बात शायद पूरी नहीं हो पाई, एक बार वो पूरी कर लें तो अच्छा रहेगा। जी देवेंद्र जी पूरा कर लें। सर मेरा मानना यह है कि वास्तविकता में इस जो संगठन का, या जो हमने मीटिंग्स चलाते हैं, इसका मीटिंग में वास्तविकता में लोगों को लाभ मिलना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हम अपने साथ इतने समय से कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ना भी जरूरी है, और जो उद्देश्य के लिए हम काम कर रहे हैं देश भर में, वो होना भी जरूरी है। चाहे गांधी जी का इसमें मीटिंग में भले 10 मिनट लेट हो, मैं उनसे क्षमा चाहूंगा, लेकिन उनका इसमें अभी उपस्थिति बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरीके के काम पर उनका अनुभव भी बहुत ज्यादा है। तो हमें अलग अलग इसको कोर बनाकर, इसको बांटकर काम करने की जरूरत है सर। हमने पिछले बार कई सारे टॉपिक्स पर काम किया, कई सारे हमने प्रारूप दिए, लेकिन लोग आवेदन नहीं लगाते, लोग पत्राचार्य नहीं करते। गांधी जी ने कई बार हम लोगों को नोटिस बना के दिए, ज्ञापन बना के दिया, उस पर लोगों की कोई बहुत ज्यादा गंभीरता उन्होंने नहीं दिखाई। तो इस तरीके से ये जो है, हम एक समय के बाद यहाँ पर धीमे हो जाएंगे, और जिस चीज के लिए हमको थोड़ा सा पहले रुककर प्रयास करने की जरूरत है। क्योंकि हमारी मीटिंग में राहुल जी जुड़े रहते हैं, और वो कहीं ना कहीं अपने पद के साथ जुड़े हैं, तो उनके भी अपने कर्तव्य और दायित्व रहते हैं। तो ऐसे में उन चर्चाओं में उनको शामिल करके उनको परेशान करना उचित भी नहीं होगा। लेकिन इस पर कहीं ना कहीं आप लोगों को आगे आके
इसको व्यवहारिक रूप देने की जरूरत है कि कुछ लोग एक्ट पर मंथन करें, कुछ लोग लोगों की सहायता के लिए काम करें, कुछ लोग इसमें आगे जाएं। जो जो हमारे लिए चैलेंजेबल इश्यूज है उस पर जब हम मिलकर एप्लीकेशंस लगाते रहेंगे देश भर में, हमारे पास जो सूचनाएं इकट्ठी होंगी, हमको एक प्रॉपर पीआईएल का रूप मिलेगा सर। और उसके लिए काम करने के लिए इसी मंच के जरिए से हमको कुछ साथियों को तलाशना पड़ेगा। ऐसे सिर्फ हम बोल के छोड़ देंगे तो शायद हम अपने लक्ष्य को पूरा ना पा सके। तो मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे सर। तो आत्मदीप सर और शैलेश जी से मेरा मतलब विशेष अनुरोध है कि इस पर गंभीरता से ले, क्योंकि काफी दिन से मैं जो भी मेरे पास चर्चाएं हो रही है, जो भी चीजें आ रही है सामने, उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग कहीं इसको धीरे धीरे गॉसिप्स का सब्जेक्ट पे खाली ना रखें। ये एक मतलब सिर्फ और सिर्फ थोड़ी बहुत जानकारियों के लिए, सलाह के लिए, मार्गदर्शन के लिए ये मंच ना रह जाए। इसका वास्तविकता में विस्तार होना जरूरी है। मैं इसमें किसी भी तरीके का पक्षपात या इसको ऑर्गेनाइज करके रजिस्टर्ड करके बहुत उसमें करने की कोई बातें नहीं कर रहा हूँ। जिम्मेदारियों को बांटकर अपने साथियों को काम करने के लिए प्रेरित करने की बात कर रहा हूँ, जिसपे आप लोगों का थोड़ा सा हस्तक्षेप जरूरी है सर। बस मेरा इतना ही कहना है सर। मैं बोलूं सर। एक्चुअली मैं इसमें चाहूंगा सर कि पहले हमारे जो अतिथिगण है वो उस पर अपना व्यक्त कर ले। ओके, शैलेश भाई जी मौजूद हो तो पहले वो देखिए, मेरे हिसाब से मैं किसी संगठन से जुड़ना नहीं चाहता हूं। उसके कुछ कारण है। तो मैं ये समझता हूं कि अपने देश में ये फीलिंग है कि एक इंसान कुछ नहीं कर सकता, एक अकेला नागरिक कुछ नहीं कर सकता। तो ये मेरा प्रयास है कि भाई एक अकेला नागरिक भी कर सकता है, इसके लिए मैं किसी संगठन से नहीं जुड़ता हूं। मगर मेरा सपोर्ट हमेशा है लीगली। जो मैं समझता हूं आपके साथ शेयर करने को हमेशा तैयार रहूंगा, आपके साथ जुड़ने को तैयार रहूंगा। मगर संगठन में एक्टिव पार्ट लेना ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं लॉजिकली संगठन का मीन्स सर सिर्फ इतना नहीं है कि हम ऑर्गेनाइज कर ले अपने आप। हम ऑर्गेनाइज करने की बात नहीं कह रहा हूं मैं। हम जो लोग मिलते हैं यहाँ पर, एक ग्रुप में हम मिलके बातों को साझा करते हैं, ये भी एक संगठन है। हम लोग एक बातें कर रहे हैं, एक मंच है हमारे लिए ये। इस मंच में कुछ लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को लेकर अलग अलग टॉपिक्स पर काम करने लग जाएं, तो देश भर से जिस मुद्दों पर हम काम करना चाह रहे हैं, जैसा कि आप लोग बोलते हैं, उस पर कुछ रिजल्ट भी आना शुरू हो जाएगा। नहीं, बहुत बढ़िया। अगर आप कर सकते हैं तो जरूर मेरा पूरा सपोर्ट। सर इसमें हम आपका अग्रणी भूमिका चाह रहे हैं सर, कि इसमें आप लोग अगर आह्वान करेंगे, अपील करेंगे, लोगों को काम बांटेंगे, तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर तरीके से काम आसानी से हो सकेगा। शायद आत्मदीप साहब ये जिम्मेदारी ले सके। मैंने कहा उसका बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा, मगर मैं किसी भी संगठन से जुड़ता नहीं हूं। आत्मदीप साहब शायद ज्यादा इसको निभा सके। धन्यवाद माननीय गांधी जी, आपने ठीक इंगित किया। मैं तो शुरू से छात्र जीवन से लेके और पत्रकारिता में भी और अभी तक भी संगठनों के माध्यम से ही ज्यादा काम करते आए हैं। जो काम हम प्रत्यक्ष जैसे आयुक्त रहते हुए नहीं कर सकते थे, संगठन के नाते नहीं जुड़ते थे, तो दूसरे साथियों से करवाते थे काम। निश्चित रूप से संगठन में बहुत शक्ति, और जो माननीय देवेंद्र अग्रवाल जी का सुझाव है वो बहुत ही गौरतलब है कि हमारी चर्चाएं बन के न रह जाए, ये मूर्त रूप लें। इस दिशा में हमको क्या आगे एक्शन प्लान बनाना चाहिए। तो मैं उनकी इस भावना से सहमत हूँ कि हमको सबसे पहले एक राष्ट्रीय या राज्य स्तर का संगठन बनाना चाहिए, उसको रजिस्टर कराना चाहिए, उसका सदस्यता शुल्क रखना चाहिए, और सदस्य आपकी कोई कमी नहीं आएगी। हमसे भी इतने लोग पूछते हैं कि हम किस संगठन के सदस्य बने, आप हमें बताइए आरटीआई के लिए, तो हम भी सजेस्ट करेंगे। और इस संगठन में जो भी आपको सहयोग चाहिएगा जिस भी रूप में, वो देने के लिए हम सहर्ष तैयार हैं। उस संगठन बनाने से क्या होगा कि हमारी बात में वजन आएगा। हम माननीय मुख्य सूचना आयुक्त को भी जाके ज्ञापन देंगे, किसी भी राज्य के या केंद्रीय सूचना आयुक्त को या राज्यपाल को, जो शपथ दिलाते हैं मुख्य सूचना आयुक्तों को, जिनके पास सूचना आयुक्तों को निलंबन करने का भी अधिकार है राज्यपाल, उनसे हम मिल सकते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग जो या जहाँ भी जो नोडल विभाग है आरटीआई के क्रियान्वयन का, उसके प्रमुख सचिव से भी उनके स्तर पर आइडेंटिफाई करके उनको भी ज्ञापन दे सकते हैं और जवाब की उम्मीद कर सकते हैं।
एक उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे बिल्कुल सही है सर, अंजलि संगठन को भारद्वाज का राष्ट्रीय स्तर संगठन है तक ले जाना सतर्क है। नागरिक संगठन, अंजलि भारद्वाज, तो वो ये काम करती है जो हम भी कर सकते हैं, वो अकेली कर रही है। जैसे वो हम थे तब मध्य प्रदेश सूचना आयोग में भी आई थी, ऐसे अलग अलग सूचना आयोगों में जाती है और वहाँ रिक्वेस्ट करती है कि हम आपके साथ डायलॉग करना चाहते हैं, एक बैठक करेंगे। तो हमने उनके साथ सूचना आयोग में बैठक की, तो उन्होंने सूचना आयोगों की कठिनाइयां जानी सबसे पहले तो, कि आप लोगों को काम में क्या क्या दिक्कत आती है, ताकि वो शासन के स्तर पे उन दिक्कतों को दूर करने के लिए वो आवाज उठा सके। और दूसरा, जो नागरिकों की तरफ से सूचना आयोगों के लिए उनके सुझाव थे, वो रिक्वेस्ट करती थी कि आप लोग अगर ये फॉलो करेंगे तो जनता को, और उसका असर भी होता है। और आयोगों पे भी एक दबाव बनता है, जैसा माननीय शैलेश जी भी कई बार कहते हैं, जवाबदेही का, कि आखिर हम कोई तो हमसे जवाब मांग रहा है। हम जनता के प्रति कुल मिला के तो लोकतंत्र में सारी संस्थाएं जनता के प्रति उत्तरदायी है, लेकिन जनता की तरफ से आयोग से कोई जवाब तलब करने वाला नहीं। तो इस तरह के संगठन अगर मजबूत खड़े हो जाएं, मालूम पड़े कि हमारी इतनी मेंबरशिप है, तो बहुत दबाव बनता है। और सूचना आयोगों को उसका जो उनके साथ हम बैठक कर सकते हैं, समीक्षा, उनको जवाब देना होगा। और इस मामले में बहुत मैदानी अनुभव है भाई निखिल डे का, अंजलि जी का, ये लोग भी अपने, हम अरुणा राय जी का, ये लोग भी गाइड कर सकते हैं और सहयोग कर सकते हैं हर कार्य। जी सर, हमें इस संगठन को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाना चाहिए, जिससे संगठन आगे चलकर एक बड़ा रूप ले। बिल्कुल, क्योंकि इसमें देश भर के लोग जुड़ते हैं, वेबिनार से सब सदस्यता लेंगे, औरों को भी बनाएंगे, राष्ट्रीय स्तर का रूप ले। सर मैं जी सर, वरना आगे चलकर एक चर्चा ही करने में दिक्कतें आएंगी, कुछ चीजों को ऑर्गेनाइज करने में इसमें दिक्कतें होंगी। मुझे लग रहा है लोग भटक गए और फिर मुझे बोलने की आवश्यकता लग रही है। हाँ जी सर, मतलब हमें संगठनों की आवश्यकता हम करेंगे तो समाधान मिलते जाएंगे और संसाधन भी मिलते जाएंगे। जी, हम लोग सर यही बोल रहे हैं कि हमें संगठन की आवश्यकता नहीं है, हमें संगठित तरीके से काम करने की आवश्यकता है। हम हर भारतीय का ये दायित्व है, हर भारतीय का ये दायित्व है कि हमारा देश में लोकतंत्र स्थापित हो। लोकतंत्र स्थापित कैसे हो, ये भी उसी की जिम्मेदारी है। देखिए, अगर हम 2 लोग भी यहाँ, हम आपके मैं यहाँ पर एक बात कहूंगा, टिप्पणियां, बहुत उनका कामकाज कैसा है। आत्मदीप सर जी, मैं आपका जो सर, जैसे संगठन की बात होती है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें कुछ सूचना आयोगों को, सूचना आयुक्तों के कार्यप्रणाली के बारे में कई गंभीर बातें, टिप्पणियां सुनने को मिलती है। अगर ये वाकई ऐसी सच है तो बहुत गंभीरतम, मतलब एक तरह से आपराधिक स्थिति है कानूनी दृष्टि से, जो कुछ लोग कर रहे हैं पदों पर बैठ के। तो अगर हम 100 लोग भी उठ के, 50 लोग भी उठ के एक बार ऐसे लोगों के खिलाफ जो अपनी हैसियत का दुरुपयोग कर रहे हैं और जनता तक न्याय पहुंचने में बाधक बन रहे हैं, एक प्रदर्शन भी आप कर देंगे 1 घंटे का भी, बहुत फर्क पड़ता है, उसको बहुत इम्पैक्ट जाता है, पूरा मीडिया भी उसको कवर करेगा। तो हम सर, आजकल हर आरटीआई कर्ता के ऊपर हर जगह हमले हो रहे थे, इसलिए इसका संगठन बनाना बहुत जरूरी है, जिससे और न्यायपालिका से भी हम राहत ले सकते हैं। अगर हमारे पास संगठन और सदस्यता का अच्छा बेस है, हमारी बात सुनी जाएगी। हम प्राइम मिनिस्टर सबसे मिलकर और बात कर सकते हैं कि ये चीजें नहीं हो रही जो होनी चाहिए, या इस तरह के। बिल्कुल सही बात है सर, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। ये ऐसा मानना था कि हम लोग जो ये प्रयास 40 वेबिनार कर रहे हैं, उसका जो अल्टीमेट यूज है, जो सूचना आयोगों का, जो कार्य सूचना आयोगों का है, वो आम जनता को करना पड़ रहा है। जो देश के संविधान से चुने हुए लोग हैं उनको करना है, उसकी जगह आम लोगों को करना पड़ रहा है। और हम 40 वेबिनार करेंगे, 2 साल करेंगे, उसका जो अल्टीमेट इशू, मतलब जो निचोड़ है, वो जनता को प्राप्त हो, इस दिशा में हम लोगों को एक रणनीति की आवश्यकता है और उस पर कार्य करने की आवश्यकता है। सर, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बताना चाहता हूँ। नहीं, थोड़ा सा एक बात पूरी हो जाए। आप लोग बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों ने बिंदु रखे हैं। देवेंद्र गवाल जी का बिल्कुल स्वागत है, और बड़ी बात आपने कही है कि इसको राष्ट्रीय स्तर पर किया जाना चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर करने वाले हम ही आप हैं, और गांधी सर और आत्मदीप सर या अन्य हमारे जो भी मार्गदर्शक हैं, वो अपना एक निश्चित लेवल तक हमारा सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि
अब जो युवा वर्ग हैं और हमसे भी जो ज़्यादा युवा हैं उनको इसमें जोड़ा जाए, जो जिनके पास एनर्जी है, एनर्जी वाले लोग ये काम ज़्यादा बेहतर करेंगे। और जहाँ तक मार्गदर्शन की बात है तो हमें लगता है कि निरंतर ही मार्गदर्शन हमें मिल रहा है, आत्मदीप सर से मिल रहा है, गांधी सर से मिल रहा है, भास्कर प्रभु भी जुड़ गए हैं, जस्ट जुड़ने वाले हैं। तो आप सब मार्गदर्शक हैं और हम लोगों को इसको प्लान करना पड़ेगा जिनके पास दौड़ने की और ये ज़्यादा शक्ति है। बहरहाल एक बात जो आई है कि सूचना आयोग के कार्यों, कर्तव्यों, ड्यूटी के बारे में, और मैंने ये बात आत्मदीप सर के समक्ष रखी थी। यही प्रश्न मैं गांधी सर से भी पूछना चाह रहा था, लेकिन गांधी सर की बात पूरी होने के पहले ही वो उनको आवश्यक था तो वो लीव कर गए मीटिंग। कोई भी सूचना आयुक्त यदि कोई अच्छा कार्य कर रहा है, आप और ने आत्मदीप सर आपने का अच्छा काम किया, गांधी सर ने बहुत अच्छा काम किया, और बहुत आचार्य सर थे, उन्होंने भी बहुत जबरदस्त काम किया अपने टाइम पर, और जो भी अच्छा काम किए वो टारगेट किए गए, सबसे बड़ी बात ये है, और निरंतर टारगेट किया जा रहा है। तो हमने जो प्रश्न आपसे पूछा था उसका उद्देश्य ये था कि ऐसे में आप लोगों को जो नोटिस सर्व होती है, तो आपने तो कहा कि आपको कोई ऐसी तकलीफ नहीं आई, ना आपके सीआईसी ने कोई ऐसी तकलीफ दी, ना सरकार ने दी। अब शायद आप झूठ बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, ये तो अपन नहीं जानते, लेकिन आपको भी तकलीफें तो जरूर आई होंगी। अब सवाल ये है कि राहुल सर की जो बात थी, उन्होंने यही काम करने का प्रयास किया था। जब वो रीवा में सबसे पहले आए तो उन्होंने वो ऊर्जा और जो कर्तव्य निष्ठा दिखाते हुए और रीवा में उन्होंने चाहा कि जितने सारे लंबित प्रकरण हैं, जो पीआईओ हैं, उनको एक जगह बैठा करके उसका थोड़ा सा ये कर लें कि भाई क्या स्थितियां हैं, सूचना के अधिकार के आवेदन और उनकी स्थितियां क्या हैं। तो कोई गलत तो नहीं था। आपने जो कहा कि वो तो सूचना आयोग की शक्तियां होती हैं, सूचना आयुक्त की शक्तियां होती हैं, वो कर सकता है, लेकिन उसको प्रश्न के दायरे में ला दिया लोगों ने, जबरदस्ती उसको इशू बना दिया। इशू बनाने के बाद आप, तो ये कहीं ना कहीं मोरली किसी को डिमोरलाइज करने का प्रयास है। तो हम कहते हैं सरकारें जब नहीं चाह रही हैं कि सूचना आयोग काम करे, यदि कोई सूचना आयोग अच्छा काम कर रहा है उसको बार बार टारगेट किया जाने का प्रयास कर रहा है, यदि आप फेसबुक लाइव के माध्यम से कार्यक्रम कर रहे हैं और सरकार कहे कि आप क्यों फेसबुक लाइव के माध्यम से काम कर रहे हैं, तो क्या करेंगे आप आयुक्त एक पद पे होते हुए आप कितना क्या करेंगे। तो उसमें तो जनता का और जितने सारे लोग जुड़े हैं, पहले तो इस चीजों को ध्यान दें कि हमें जो अच्छे कार्य करने वाले वर्तमान में सूचना आयुक्त है उनका आलोक सिंह जी पहले बात मैं समझ गया। न्याय व्यवस्था प्रदान करने के लिए जो शपथ किसने ली है वो कोई भी साधन संसाधन इस्तेमाल कर सकता है, इस पे सवाल नहीं उठाया जाएगा। नहीं, लेकिन सवाल उठ रहे हैं। आप सूचना आयुक्त होते तो आपको नोटिस प्राप्त होती और आप काम नहीं कर पाते, रोज 2 आपको नोटिस प्राप्त होती, ठीक है ना। आपका सीआईसी आपको नोटिस देते, सरकार आपको नोटिस देती, तो आप क्या कर लेते, क्या कितना लड़ पाएंगे। तो आप ये देखो कि कोई आदमी यहाँ पे हमारे आपके बीच में आकर के यदि वो जानकारी दे रहा है, हमारे बीच में शेयर कर रहा है, तो आप इसकी बैकग्राउंड स्टोरी आप थोड़ी जान रहे हैं कि बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। हेलो शिवानंद जी, नोटिस भेजना शिवानंद जी, नोटिस को भेजना, किसने भेजी वो ठीक बात है, नोटिस प्राप्त करना, नोटिस का जवाब देना वो एक अलग बात है। लेकिन अगर किसी सूचना आयुक्त को शपथ ग्रहण करने के बाद डराया और धमकाया, किस आशय से जा सकता है, कोई आशय नहीं हो सकता। नहीं, वो आप सूचना आयुक्त तो आपको डंडे लेकर के डराएंगे धमकाएंगे नहीं लाके, लेकिन डराने धमकाने के अलग अलग मायने होते हैं। सरकार आपके ऊपर अलग अलग तरीके से दबाव बनाती है। जो नहीं चाहते हैं कि सूचना का अधिकार कानून बेहतर ढंग से काम करे, आम जनता को जानकारी मिले, ट्रांसपेरेंसी आए, जो नहीं चाहते हैं, जो सरकार में बैठे लोग हैं, जो राजनीतिक लोग हैं, जिनके वोट बैंक प्रभावित हो रहे हैं, जब भ्रष्टाचार उजागर होता है, इसके लिए इसे सबसे पहले हमें राष्ट्रीय स्तर तक ले जाना होगा, जिससे पहले मौजूद बने। अलग अलग ढंग से परेशान करने का प्रयास किया जाता है। जैसे यदि कोई सूचना आयुक्त जा करके कहीं पीआईओ की मीटिंग ले रहा है, वो अपने प्रदेश में कहीं भी जा रहा है, तो इसमें तो ऐसा कोई इशू नहीं बनता है कि उसको आप ये कहें कि आप वहां पे क्यों गए थे, आप इसका जवाब दीजिए। यदि ऐसी नोटिस मिलती है और आपको बार बार, तो कहीं ना कहीं हरास तो होना पड़ता है। इस विषय में हमारे बीच में भास्कर प्रभु सर भी जुड़ गए हैं। सर, थोड़ा सा आप अपना इसमें बात रखें, यदि आप मीटिंग में हैं तो। मैं हाँ सर, वीडियो आ रहा है ना? हाँ सर, आ रहा है। हाँ, मुझे ये कहना है
सूचना आयोग क्या करता है क्या नहीं करता है, इसके पीछे ना पड़ते हुए वो पीआईओ की मीटिंग लेता है या एपेलेट अथॉरिटी की मीटिंग लेता है, या उनके लिए क्या जानकारी उपलब्ध करने की कोशिश करते हैं, या सूचना आयोग किस ढंग से काम कर रहा है, या पब्लिक अथॉरिटी किस ढंग से काम कर रहा है, इसके पीछे ना पड़ते हुए हम सूचना ढंग से मिल रही है कि नहीं मिल रही है, या सेक्शन 4 के इंफॉर्मेशन पब्लिश हुए हैं कि नहीं हुए हैं, या सेक्शन 4 की पब्लिश हुए हैं तो उसकी निगरानी करके क्या कमी उसमें है उसको सामने लाने का बारे में सोचना चाहिए, डिबेट करना चाहिए। सूचना आयोग यहाँ पे क्यों गए, वहां पे क्यों गए, उन्होंने गाड़ियां क्यों इस्तेमाल की, या कुछ होगा तो उसकी आप इंफॉर्मेशन लेके आप उनके पास तथ्य रख सकते हैं। लेकिन सूचना आयोग को पूरे अधिकार हैं सूचना आरटीआई एक्ट को इम्प्लीमेंट करने की कोई भी एफर्ट्स बिना पूछे वे कर सकते हैं। यहाँ इनको इस ढंग से आप हाईकोर्ट के जज को पूछते हैं क्या कि आप ये करते हो वो करते हो ये करते हो, आपने पूछा तो आपको दूसरे दिन अंदर डाल देंगे या आपको बोलेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर देंगे। यहाँ ये सूचना आयोग जो है उनकी पूरी एक अथॉरिटी दी गई है, उनको कैसे हम उनके साथ में रह के अगर हम काम करना नहीं सीखेंगे, या हम जो है इंग्लिश में उसको कहते हैं कि निट प्रिकिंग, यानी छाछ में पत्थर ढूंढना काम अगर हम करते रहेंगे तो हम कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है कि जितने भी एक्टिविस्ट हैं, जितने भी सूचना अधिकार इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने पूरे कायदे को ढंग से पढ़ना चाहिए। और जितने भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं, कम से कम हर एक स्टेट में इतने पब्लिक अथॉरिटीज हैं, उस पब्लिक अथॉरिटीज के मैनुअल पब्लिश हुए नहीं है तो ऐसे नहीं बोल के सिर्फ होगा कि भैया सेक्शन 4 पब्लिश नहीं हुआ है। क्या पब्लिश नहीं हुआ है ये हम लोग ने देखना चाहिए। सेक्शन 4 तो हर एक पब्लिक अथॉरिटी ने की है। अभी हम सेक्शन 4 के बारे में कुछ पब्लिक अथॉरिटी के बारे में पब्लिश नहीं किया होगा, तो उसको हम अगर देख के क्या क्या नहीं है ये हमने बोलना चाहिए। सामने के गलतियां ढूंढ के कोई फायदा नहीं है, ऐसे मुझे लगता है कि ऐसे हम काम करते हैं यहाँ पे। और मुझे नहीं लगता है, हाँ बहुत ही सूचना आयोग शायद ढंग से काम नहीं करते होंगे, लेकिन जब एक सूचना आयुक्त तो पब्लिकली आके सामने बातचीत करते हैं तो उस चीज के बारे में अननेसेसरीली कोई भी इश्यूज लेना कोई मतलब नहीं होता है। हम इसमें टाइम वेस्ट करते हैं। लोग इधर आते हैं इस वेबिनार में आरटीआई के बारे में बातचीत करने आते हैं, ना उसने क्या किया इसने क्या किया, ये करने से ज्यादा हमने क्या किया ये बताना बहुत जरूरी है, ऐसे मैं समझता हूँ। धन्यवाद। मुझे कुछ बोलना है सर, मुझे कुछ बोलना है। हेलो, आपकी बात सर बहुत महत्वपूर्ण है और आपने जो कहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में यदि बात करें तो वर्तमान में 2-3 सूचना आयुक्तों का कार्यभार समाप्त हुआ और उनका फीडबैक जनता से अच्छा नहीं है, और वैसे भी नहीं है क्योंकि पेंडेंसी इतनी ज्यादा है कि जिसकी कोई हद ही के पार है। मतलब एक तरह से पेंडेंसी कोई भी नहीं चाह रहा है कि मतलब कोई ऐसे इनएक्टिव सूचना आयुक्त तो रखे जाएं जिसकी वजह से जनता की समस्या का समाधान ना हो। हर कोई चाह रहा है कि जो एक्टिव सूचना आयुक्त है वो रखे जाए, लेकिन क्या सरकार या जो भी पूरा पैनल है कमीशन का, क्या वो ये चाह रहा है कि जो एक्टिव सूचना आयुक्त हैं उनको उनका प्रभार दिया जाए? ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा कहीं भी नहीं हुआ। पब्लिक ओपिनियन क्या कहता है? पब्लिक ओपिनियन ये कहता है आप लोग थोड़ा सा अपना म्यूट करके रखें, एक साथ ही तो 10 लोग अपन बोल नहीं सकते ना, आप लोगों का चांस आएगा, प्लीज वेट। तो अब सवाल ये है कि जो एक्टिव सूचना आयुक्त हैं जिनका पब्लिक ओपिनियन है और हम सब देख भी रहे हैं, उनको प्रभार नहीं दिया जा रहा है, नहीं दिया गया है, स्पष्ट दिख रहा है। तो इसका क्या है? इसका सीधा सा है कि सरकार क्या चाह रही है, पैनल क्या चाह रहा है, पूरा सिस्टम क्या चाह रहा है, ये तो स्पष्ट है ना। और जो व्यक्ति काम भी कर रहा है उसको भी डिमोरलाइज करने का प्रयास किया जा रहा है। हम आप जिनकी प्रशंसा कर रहे हैं, आज हमारी मीटिंग में नहीं है, हमेशा ही करते रहते हैं, एक हम लोगों के लिए एक आदर्श की तरह है वो, क्योंकि जो भी आज सूचना आयोग में या जो सूचना के क्षेत्र में एक क्रांति है वर्तमान में जो चल रही है, तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो उनको यदि उनको हर चीज में जवाब देना पड़े और सिर्फ इसलिए कि वो अपनी पावर का सही तरीके से यूज कर रहे हैं जनता के हित के लिए,
तो ये तो बड़ी दुर्भाग्य की बात हो जाती है ना, कि मतलब फिर सरकार क्या चाह रही है, सरकार क्या करना चाहती है। तो हम यदि धारा 4 की बात कर रहे हैं, तो सब चीजों की बात कर रहे हैं, तो यदि कहीं भी इसका सबसे ज्यादा उपयोग और इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है तो हमारे यहाँ पे 41B का किस तरह से आपने देखा कि एक क्रांति की तरह आई। आज पूरे रीवा में मतलब हर एक वेब पोर्टल में 41B 17 पॉइंट्स मैनुअल अपलोड हो चुके हैं, जहां नहीं हुए हैं वो बहुत जल्दी होने वाले हैं। तो अभी इन चीजों को अपन बात करेंगे तो कोई व्यक्ति होगा वो करेगा, बाकी तो हम लोग सर पे पत्थर पे सर पटकते रहे इतना सारा, तो कहीं भी नहीं हो पा रहा है। हमें तो नहीं लग रहा है कि धारा 4 और 17 पॉइंट्स मैनुअल कहीं भी पूरे मध्य प्रदेश में है, कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं है, जबकि इतने सारे सूचना आयुक्त हैं और सब कुछ है, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं है। तो इसको तो प्रमोट करना चाहिए, पैनल को प्रमोट करना चाहिए, सरकार को प्रमोट कर रहे तो बहुत अच्छी बात है। आपने इसको रीवा से शुरुआत करी, हम इसको हाथों हाथ लेते हैं, हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी इसको कर देते हैं। तो इस तरह का भावना होना चाहिए, लेकिन ऐसा कहाँ हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। लोग चाह रहे हैं कि 17 पॉइंट्स मैनुअल पब्लिश ना हो, लोग चाह रहे हैं कि धारा 4 के अंतर्गत, सरकार चाह रही है कि धारा 4 के अंतर्गत जानकारियां पब्लिश ना हो, क्योंकि उसको नुकसान है, उसको जो वो कर रहे हैं उसमें उनका नुकसान है। तो सवाल सर ये है, एक बहुत बड़ा इशू है आज की, मतलब जो काम कर रहा है वो काम नहीं कर, सरकार ये चाह रही है और कहीं ना कहीं पैनल ये चाह रहे हैं कि वो काम ना करें, उनको काम करने से रोका जा रहा है। अब आप लोग इसको डिसाइड करें कि ये कैसे होगा। तो मैं आपको ये बात इधर बताने चाहता हूँ,